जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की फॉरेन सेक्रेटरी आमना बलोच साहबा बांग्लादेश पहुंच गई हैं। ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड विजिट है। 15 साल के बाद ऐसा विजिट हो रहा है, ऐसी मुलाकात हो रही है आफ्टर 15 ईयर्स। आप अब इमेजिन करें कि अगर एक मुल्क की उम्र 50 साल है और 15 साल वो आपके साथ किसी किस्म का फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की उन्होंने कोई टॉक नहीं, कोई बात ही नहीं आपके साथ की, तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उस मुल्क के क्या ताल्लुकात होंगे हमारे साथ। लेकिन वो गई तो हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला खड़ा हो गया। वो क्या मसला खड़ा हुआ है? मैं अभी एक बांग्लादेश के सहाफ़ी को इंटरव्यू दे रहा था और उनकी मुझे कॉल आई। एक इंटरनेशनल न्यूज़ आउटलेट के लिए वो काम करते हैं और उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा जिसने मुझे थोड़ा परेशान किया। सवाल ये है कि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही कोई नहीं है और बांग्लादेश पाकिस्तान से तकरीबन 4.5 बिलियन डॉलर मांग रहा है। और वो किस चीज़ के मांग रहा है? वो कह रहा है जी कि जितने भी वॉर डैमेजेस हुए उसकी कंपनसेशन की जाए। अराउंड 4.56 बिलियन डॉलर की वॉर डैमेजेस हुई हैं, उसकी वो कहते हैं जनाब आप कंपनसेशन करें हमें। अगर आपको कंपनसेशन नहीं करते तो फिर हमारे और आपके ताल्लुकात जो हैं उसमें वो नॉर्मलाइजेशन बहुत स्लो आएगी। अब मैं आपको बताऊं, जब से ये ताल्लुकात बेहतर हुए हैं, अभी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मोहम्मद यूनुस साहब से आई थिंक D8 में मुलाकात हुई थी। और D8 में मुलाकात का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है उसने उनको रिक्वेस्ट की कि वो आए पाकिस्तान और मोहम्मद यूनुस साहब और विज़िट करें और ताल्लुकात को नॉर्मलाइज करें। लेकिन वो नहीं आए अभी तक। वो हर दुनिया और खित्ते के मुल्क में जा रहे हैं, लेकिन वो मोदी साहब से मिल बैठे हैं, वो शी जिनपिंग से मिल बैठे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान नहीं आ रहे। लेकिन उन्होंने किया बहुत कुछ है। नॉर्मलाइजेशन पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बहुत स्पीड से हो रही है। इतनी स्पीड से हो रही है कि एक लंबी लिस्ट है वो जो मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या क्या काम किया जा सकता है। लेकिन याद रखें, दोनों मुल्क अभी भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम टू कनेक्ट, मिलने का, काम करने का बहुत से। पहली चीज़ मुझे एक रिसेंटली पता चली कि बांग्लादेश ने पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़ा रूल्स हैं वो इंतहाई नरम कर दिए हैं। अगर आज आपने बांग्लादेश जाना है, आज आप वीज़ा अप्लाई करें, कल आपको वीज़ा मिल जाएगा। परसों आप फ्लाई करें, बल्कि कल रात ही निकल जाए। ये तेज़ी दिखा रहा है इस वक्त बांग्लादेश, और सेम वाइस वर्सा पाकिस्तान भी। पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है ढाका के अंदर, वो भी बहुत जल्द लोगों को वीज़ाज जो है वो बांग्लादेश में दे रहा है। इट मीन्स कि ये एक फर्स्ट स्टेप है जो दोनों मुल्क एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पे कर रहे हैं कि हाँ जी, आप भी वीज़ा रिलैक्स किए हैं, हमारा भी वीज़ा रिलैक्स हुआ है। और मैं इस हवाले से मैंने कुछ बिज़नेस कम्युनिटी से पाकिस्तान में बात की, तो उनके अंदर ये बात चली। कुछ पाकिस्तान की जो ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो लोग होते हैं उनके दौरे भी हुए हैं ढाका में, वहाँ से भी लोग आए हैं और कुछ सहाफ़ी भी आए हैं, वहाँ से बहुत चीज़ें डेवलप हो रही हैं। लेकिन हालात इस वक्त, इंडिया फैक्टर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको मैं एक बात बताऊं, इस वक्त जो मुझे खबर मिली है कि पाकिस्तान की एक एयरलाइन है, उसका नाम है फ्लाई जिन्नाह, कराची से, उसने परमिशन ली है फ्रॉम कराची टू ढाका फ्लाइट की। और इसी तरह एक और एयरलाइन है पाकिस्तान की, एयर सियाल। ये सारी फ्लाइट्स दुबई तक जाती हैं या मिडल ईस्टर्न डेस्टिनेशन तक जाती हैं। इन्होंने अप्लाई किया हुआ है फॉर दिस डेस्टिनेशन के वो जहाज़ जो है वो पाकिस्तान से ढाका तक फ़्लाइट जाए। सो इट मीन्स कि जहाँ पे वीज़े मिल रहे हैं वहाँ पे फ़्लाइट्स की भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। सो ये एक, आप समझ लें कि ये एक डेवलपमेंट है। और दूसरा, आपको ये भी पता है कि माजी में जब भी पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मामलात हुए तो कुछ लंबी कंडीशंस बांग्लादेश की तरफ से आए। एक तो बांग्लादेश जब हसीना वाजिद हुआ करती थी तो उस वक़्त एक अनकंडीशनल अपॉलजी, 1971 की जो वॉर की अनकंडीशनल अपॉलजी, माफ़ी मांगे पाकिस्तान। विल पाकिस्तान आस्क बांग्लादेश टू फॉरगिव अस? बांग्लादेश की जो पिछली हुकूमत थी, जो हसीना वाजिद की, उन्होंने तो ये सिंपल कह दिया था कि पाकिस्तान आर्मी हैज़ डन वॉर क्राइम्स, और वो एक बड़ी लंबी हिस्ट्री है जिसको इंडिया ने हमेशा सपोर्ट किया और बांग्लादेश का वो नैरेटिव बना। लेकिन
अब पाकिस्तान, जाहिर बात है, अब डायलॉग और डिस्कशन और सारा कुछ एक और एंगल में हो रहा है। सो अब आप देखें कि ये जो एक तरफ तो उन्होंने पैसे मांग लिए, मांगेंगे, ये जो मैं कह रहा हूं कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस, ये जो कंपनसेशन ऑफ वॉर डैमेजेस है, ये एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जो 1971 के हवाले से, 1971 की अपॉलॉजी के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर बात हो रही है 1971 में। और दूसरा, जो जिसे कहते हैं ना कि वो जो 1971 के जो एसेट्स हैं, राइटफुल शेयर ऑफ द बांग्लादेश एसेट्स, राइटफुल शेयर, इट मीन्स कि अगर ये 4.5-5 अरब डॉलर के एसेट्स हैं, तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद मुश्किल में जा सकती है। अब देखें, अगर पाकिस्तान से हसीना वाजद तो नहीं है, हसीना वाजद होती तो मुश्किलात और होती। आज अगर मोहम्मद यूनुस के होते हुए हालात ख़राब हुए हैं, होते हैं क्योंकि पाकिस्तान पैसे नहीं देता, तो बांग्लादेश कहेगा जी ठीक है, मतलब अब आप हमारा जो राइटफुल शेयर है वो भी नहीं देते, आप हमारे जो जिसे वो कहते हैं कि वॉर डैमेजेस हैं वो भी नहीं देते, तो फिर हमारे आपके साथ ताल्लुकात किस तरह के हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो आप समझ लें कि ये एक रखना है। और इसी तरह फिर एक रीपेमेंट है फॉरेन एड जो आई थी 1970 में, एक साइक्लोन आया था। सो वो बहुत सारी जो आप समझ लें कि बांग्लादेश के हवाले से बड़े हिस्ट्री के चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, जिनके ऊपर काम होगा। और ये कहा जा रहा है कि ये जो फॉरेन सेक्रेटरी का दौरा है, इट इज़ गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग, हर चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, हर चीज़ को, कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिस्कस नहीं होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डिस्कस्ड। और इसमें अगर आप ये देखें कि ये जो सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो 4.5 बिलियन डॉलर है, और ये देखिए मैंने जो अखबारों में पढ़ा वो यही पढ़ा कि जी वॉर डैमेजेस दिए जाएं, राइटफुल शेयर दिया जाए 1971 में से, और दूसरा ये है कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन ये पैसों का मुझे नहीं पता था। सो अब दो चीज़ें हैं, क्या पाकिस्तान से दोबारा माफ़ी का तकाजा किया जाएगा, और दूसरी चीज़ क्या पाकिस्तान ये 4.5 बिलियन या समथिंग मेरा इसके जो अगेंस्ट अमाउंट है, क्या उसके ऊपर बात होगी, ये है सवाल। मैं अगर ज़ाती तौर पे हुकूमत पाकिस्तान में होता तो मैं हुकूमत पाकिस्तान के साथ इनके साथ डायलॉग करता और मैं कहता जी जितने इनके पैसे बनते हैं इनको दें। देखिए ताल्लुकात बनेंगे, बिजनेस होगा, आना जाना रहेगा, तो पैसे तो आप कमा लेंगे। ताल्लुक इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है, अगर ताल्लुक ही नहीं है तो पैसे कैसे कमाएंगे। आप 4.5 बिलियन डॉलर क्या आप दे के पता नहीं क्या क्या उनसे ले सकते हैं। और जो आप एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस लेंगे बांग्लादेश के अंदर, जो बांग्लादेश के अंदर एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस आपको मिलेगी, आपको उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि वो प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। आप समझ लें इंडिया के उस कोने में जाकर बैठ गए हैं जहाँ पे वो शायद कभी सोच भी नहीं सकते थे कि पाकिस्तान की फ़ौज या पाकिस्तान की नेवी या पाकिस्तान वहाँ पे बैठ सकता है। आज वो क्या बात कर रहे हैं, आज वो बात कर रहे हैं जी कि बांग्लादेश के अंदर एक एयरबेस बन रही है, उसके कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उसमें पाकिस्तान है, दिस दैट ये वो, अब इस तरह की बातें चल रही हैं वहाँ पे। तो वहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस आपको मिलेगी, आपकी जो रेलिवेंस उस एरिया में क्रिएट होगी, ठीक है, आपके लिए जो स्पेस क्रिएट होगी, वो स्पेस आप 4.5 बिलियन डॉलर क्या मतलब वो आप कुछ भी देने से आपको नहीं मिलती। सो सबसे पहले तो ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए, एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर डिस्कस करना चाहिए दोनों मुल्कों को, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो चलेंगी। सो अगर वो बांग्लादेश ये पैसे मांगता है और वो कहते हैं कि ये पैसे हैं, तो फिर मेरा नहीं ख्याल उन पैसों को देने में कोई प्रॉब्लम है। और आप उसको वॉर डैमेजेस कह लें, आप उसको जो मर्जी नाम दे लें, आपको वो पैसे देने चाहिए। और रही बात अपॉलॉजी की, अब देखना यह है कि इंडियन मीडिया इसको कैसे कवर करता है। क्या इंडियन मीडिया इसको इस तरह कवर करेगा कि हाँ जी भाईजान ये जो पैसे मांगे जा रहे हैं ये किस तरह के पैसे मांगे जा रहे हैं और इनमें क्या है। अब इंडियन मीडिया ने ये भी दो चीज़ें इंडियन मीडिया ने करनी है कि वो हसीना वाजद जो माफ़ी मंगवाना चाहती थी, आज मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश का सौदा कर दिया। अब इस तरह की चीज़ें आपको वो जो जगह ना जो शोज़ होते हैं इंडिया के अंदर जिसमें कहा जाता है नेशन वांट्स टू नो दिस दैट, आपको पता है वहाँ पे एक इंडियन मीडिया जो है
that is a very strong arm of Indian government in terms of shaping foreign policy priorities or establishing narrative regarding foreign policy के जो स्पेक्ट्रम के अंदर। सो ये अगर आप देखें तो ये चीज़ जो है वो मौजूद है। अच्छा, मैं थोड़ी सी इकॉनमी के ऊपर भी बात करूँगा, फिर वापस इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, एयर कॉरिडोर तो जब हमारा बन जाएगा उनके साथ, बांग्लादेश के साथ, तो अब देखना यह है कि इंडिया अलाउ करता है कि नहीं करता। ये भी तो एक चीज़ है। अगर इंडिया एयर कॉरिडोर अलाउ नहीं करता, अगर इंडिया एयर कॉरिडोर को अलाउ नहीं करता, मेरे ख्याल है पाकिस्तान के ऊपर से तो इंडियन जहाज़ गुजर रहे हैं, लेकिन अब एक नई ट्रैफिक शुरू होगी जो कराची से जाएगी ढाका, और जब वो कराची से ढाका या लाहौर से ढाका और ढाका से लाहौर और ढाका से कराची या बाकी बांग्लादेश के शहरों में जाएगी, तो आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया जो है, कोई पता नहीं वो इस ट्रैफिक को रोक सकता है और वो कह सकता है कि ये नहीं। लेकिन फिर एक सवाल पैदा होता है, फिर इंडिया की बहुत सारी ट्रैफिक है जिसको पाकिस्तान रोकेगा। लेकिन आप बांग्लादेश देखिए, पाकिस्तान का तो ख्वाब रहा है शुरू से। मुझे याद है पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ये कहते थे कि हम एक मोटरवे बनाएं जो पाकिस्तान से जाए इंडिया, इंडिया से होते हुए यही पंजाब, दिल्ली, ये सारा क्रॉस करते करते हम जो है वो यूपी एंड देन आगे हम या और कोई रूट्स लेके जो फिजिबल हों तो हम बांग्लादेश जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते? ठीक है, तो हमें एक मोटरवे बनाना चाहिए जिसको बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया, और उसके ऊपर बिजनेस हो, ट्रेड हो। ये पाकिस्तान की बड़े पुरानी सोच रही है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर तो अभी बन रहा है ना, जो चाइनीज़ ने बनाया है। पाकिस्तान बहुत पहले का ये सोच रहा था और हम आई विश कि हम इसको कर सके, लेकिन ऑब्वियसली हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो अपनी सियासत और बहुत सारी और चीज़ों को देख रही है। अब पाकिस्तान क्या कहता है जी कि कॉटन, शुगर, राइस और वीट हम एक्सपोर्ट करेंगे। वैसे तो मुझे थोड़ी परेशानी है उसकी वजह कि कॉटन तो हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं, हमारी कॉटन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनको अगर चाहिए तो बहुत सारी बात हम दे सकते हैं। शुगर और वीट हम दे देंगे क्योंकि गंदम तो हमारे पास उगाने के लिए नहीं होगी, क्योंकि हुकूमत किसानों को पैसे ही नहीं देती गंदम के। अब आजकल पाकिस्तान में मजाक ये उड़ाया जा रहा है हुकूमत का कि पाकिस्तान के अंदर एक लार्ज साइज़ पिज़्ज़ा जो है दैट इज़ 3400 रुपीज़ पाकिस्तानी, 3400 रुपीज़, दैट मेक्स अबाउट $12-13 $13 का एक जो है आपका वो है पिज़्ज़ा मिलता है। और पाकिस्तान के अंदर जो 40 kg गंदम है वो आपको 2200 रुपये में, 2200 रुपीज़ में मिलती है। सो 40 kg गंदम आपको 2200 रुपये में मिलती है। तो आपने क्या कमाना है और क्या खाना है। सो हम कितनी को वीट बेच सकते हैं, आई डोंट नो। बहरहाल बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट है पाकिस्तान में वो $62 मिलियन है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो बांग्लादेश है, दे आर $672 मिलियन। सो $600 मिलियन का पाकिस्तान को सरप्लस, ट्रेड सरप्लस है इस चीज़ में। सो मुझे ये लगता है। एंड देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बात बताऊं, देखिए ये एक फैक्टर है जिसको समझने की ज़रूरत है। इस वक्त बांग्लादेश चाहता है कि उसकी एक्सेस हो सेंट्रल एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, एंड पाकिस्तान कैन प्रोवाइड दैट एक्सेस, क्योंकि इंडिया के साथ तो देखिए ट्रांसशिपमेंट का कॉरिडोर ख़त्म हो गया, एग्रीमेंट ख़त्म हो गया। इंडिया खुद पाकिस्तान नहीं आता तो बांग्लादेश को वो कैसे अलाउ करेगा कि वो पाकिस्तान जाए एंड देन अफगानिस्तान। सो अब वो कहते हैं कि जी ठीक है, हम जाएंगे यहाँ से समंदर के रास्ते कराची, वहाँ से हम अपना माल बेचेंगे अफ़गानिस्तान, वहाँ से हम अपना माल बेचेंगे ईरान, वहाँ से हम जाएंगे सेंट्रल एशिया। तो वो हमें एक गेटवे और इन मुल्कों को भी एक गेटवे जो है वो यहाँ से पाकिस्तान के रास्ते से बड़ा क्लियरली मिल सकता है। सो अगर काम किया जाए, अपॉर्चुनिटीज़ तलाश की जाएँ, बिजनेस लिंकेजेस डेवलप किए जाएँ, देयर इज़ अ लॉट मोर विच कुड बी डन, लॉट मोर जो हो सकता है, जो किया जा सकता है, जो हम करेंगे। बहरहाल इसमें इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि पाकिस्तान की इस हवाले से कितनी को अप्रोच है कि हम कितना को उनको बुला सकते हैं, उनको जो है वो करा सकते हैं। सो ये एक चीज़ मौजूद है। और दूसरा कि बहुत सारे ऐसे
स्ट्रैंडेड बांग्लादेशी हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं, इस तरह बहुत सारे पाकिस्तानी जो बांग्लादेश में हैं, दे स्टिल वांट टू कम बैक, एंड लार्जली इनकी जो नंबर है वो कराची के अंदर मौजूद है। सो इसमें भी एक ये चीज़ भी मौजूद है। सो असल चीज़ जो है ना वो है कॉन्फिडेंस। असल चीज़ ये है कि ये जो अपॉलॉजी, वॉर डैमेजेस, जो राइटफुल शेयर ऑफ प्री 1971 एसेट्स की वो इंडिया बांग्लादेश बात करता है, ये है वो चीज़ जिसके ऊपर जारी बात है, वो जैसे कहते हैं ना, दे विल लॉक देयर हॉर्न्स, एंड वहाँ से फिर कैसे ये निकलते हैं और फिर वहाँ से चीज़ें कैसे इस्टेब्लिश होंगी, दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट टू अंडरस्टैंड। बट इसमें इंडिया फैक्टर भी है, वी कैन नॉट इग्नोर इंडिया फैक्टर। इंडिया ने अभी तक क्या किया है? इंडिया, जारी बात है, इंडिया अपना एक नैरेटिव बनाना चाहता है। पहला नैरेटिव कि बांग्लादेश को वो पनिश करना चाहते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि इंडिया को इस चीज़ महसूस हो गया, इंडिया को इस चीज़ को महसूस हो गया कि यू कैन नॉट विन बांग्लादेश बिकॉज हसीना इज़ गॉन। नेक्स्ट पॉलिटिकल गवर्नमेंट क्या आती है, इसीलिए मैं कहता हूँ पाकिस्तान को केयरफुल रहना चाहिए। पाकिस्तान मस्ट रिमेन केयरफुल until and unless there is a legitimate representative of people गवर्नमेंट इन ढाका। मोहम्मद यूनुस साहब तो चले जाएंगे, तो मोहम्मद यूनुस चले गए तो फिर हम किधर जाएंगे? नई गवर्नमेंट आती है, वो नई पाकिस्तान से डायलॉग करना चाहती, वो नई पाकिस्तान से बात करना चाहती, तो फिर क्या होगा भाई साहब? सवाल तो ये पैदा होता है, वो चली जाती है तो फिर क्या बात होगी, फिर क्या डायलॉग होगा दोनों मुल्कों के दरमियान? अगर वो नई नेक्स्ट गवर्नमेंट नहीं चाहती ताल्लुकात को ठीक करना, नेक्स्ट गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो हमें वापस इंडिया के पास जाना है, लेकिन शेख हसीना वाजिद की जो फुटप्रिंट है, क्या उनकी जो अवामी लीग है, क्या उसके कोई फुटप्रिंट इंडिया के अंदर नहीं? ये तो जब पार्लियामेंट होगी, उसकी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी, वो पावर में आएंगे, आप लोगों को सेंटिमेंट्स को ओवरनाइट तो ख़त्म नहीं कर सकते ना। मैं कहता हूँ जी, अवामी लीग के 50,000 मसले होंगे, शेख हसीना वाजिद के 50,000 मसले होंगे, बट शी हैज़ हर फुटप्रिंट्स, शी हैज़ कनेक्शंस इन इंडिया, इन बांग्लादेश। वो जो उसके कनेक्शन है, जो उसकी पार्टी के लोग, जो उसके रिलेटिव, जिन लोगों ने उसके साथ काम किया, जिन्होंने उनको प्रमोट किया, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है, हर चीज़ वहाँ पे मौजूद है, हर चीज़ वहाँ पे है। सो मैं इस चीज़ को व्हाट आई अंडरस्टैंड, जो मुझे अंडरस्टैंडिंग है इसकी, जो मुझे नज़र आता है, वो ये है कि पाकिस्तान को एक तो जो वहाँ पे गवर्नमेंट है उसका वेट करना चाहिए, एंड देन कीप वॉचिंग इंडियाज़ मूव, इंडिया की मूव को भी देखना चाहिए। देखिए लास्ट टाइम कहा जाता है जी कि उन्होंने कहा जी कि DGISI पाकिस्तान के जो DGISI हैं वो वहाँ गए थे, मेरी इतला के मुताबिक नहीं, बाद में पता DG एनालिसिस होते हैं एक, और वो वहाँ पे गए थे बांग्लादेश, और उनसे मुलाकातें हुई हैं, सारा कुछ हुआ। लेकिन अगर आप देखें कि कहा यह गया कि DGISI, पाकिस्तान DGISI लैंड्स देयर, और वो फिर एक जो वहाँ पे माहौल बनाया जाता है इंडियन मीडिया के अंदर कि जी अब बांग्लादेश के, और बांग्लादेश अब ISI घुस गई है वहाँ पे, ISI जो है उसने टेक ओवर कर लिया ISI। तो ISI, जारी बात है भाई, ISI का क्या काम है? ISI का यही काम है अपने मुल्क के इंटरेस्ट को प्रमोट करना, अपने फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, यही गोल है ISI का। ISI का और क्या गोल हो सकता है ज़िंदगी में, मुझे ये बताएं ना। दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज के क्या रोल होते हैं? यही रोल होते हैं, to maximize your national interest. That's the, what is the definition of a foreign policy or national security? कि आपने किस तरह अपने लोगों को सिक्योर रखना है, अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करना है, और you have to gain maximum benefits. ये है सिंपल सी बात। So if we are in a position, we can do this, that's something great. लेकिन इंडिया जो है वो उसने स्क्वीज करना शुरू कर दिया बांग्लादेश को। इंडिया ने बांग्लादेश के लिए ऑप्शंस बंद करना शुरू कर दिए, और बांग्लादेश बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। क्या बांग्लादेश, देखें ये थोड़ी चीज़ समझने वाली है, क्या मोहम्मद यूनुस एक ऑल्टरनेट, एक ऐसा मैकेनिज्म विच इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इंडिया एस्टेब्लिश करके तो पावर ट्रांसफ़र करेगा? दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट्स अ फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, बांग्लादेश की फ़ौज कहाँ खड़ी है? अगर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि इस साल के एंड तक हम इलेक्शंस कराएंगे, एक बात, फ़ौज साथ है। अगर इलेक्शंस 6 महीने लेट होते हैं, 8 महीने लेट होते हैं, 1 साल लेट होते हैं, तो फिर क्या करना है? फ़ौज कहाँ खड़ी है? हु इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द बांग्लादेश आर्मी?
क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें इस अवाम एंड द मिलिट्री डायरेक्ट नहीं है, मिलिट्री ने मोहम्मद यूनुस को ला के बैठा दिया, लेकिन मिलिट्री के पीछे भी तो कोई है जो इंडिया कहते हैं जी कि CIA अमेरिका और ISI ने किया है, तो वो कहते हैं ये अमेरिकन का मौक़िफ़ भी है, चीज़ें चाइना भी वहाँ पे मौजूद है अब, तो वो इंडिया डेफिनेटली गेट्स अनकंफर्टेबल विद चाइना एंड पाकिस्तान इन बांग्लादेश, बट इट्स अ रियलिटी। एंड फिर इंडिया को ये भी है कि भाई वो जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी हमारी किधर जाएगी, वो हमारा बिम्स्टेक के हेड क्वार्टर है यार, वो सारा कुछ किधर जाएगा अगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं। सो मुझे लगता है व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव कंक्लूडेड इन दिस इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन कि वन, पाकिस्तान को केयरफुल रहना चाहिए, सेकेंड बांग्लादेश जो मांगता है उसको दे दें, बिकॉज आपकी प्रेजेंस ज़रूरी है, स्ट्रेटिजिक प्रेजेंस ज़रूरी है। आप वहाँ पे बैठे होंगे तो इंडिया का एवं ही जोर लगता रहेगा। मैं आपको बात बताऊँ, देखिए इंडिया पाकिस्तान का इस वक्त जोर लगवा रहा है कि नहीं लगवा रहा, डिफेंसिव ऑफेंस की ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये क्या हैं, आपका जोर लगवाया जा रहा है। सो पाकिस्तान समझता है कि हमें, एंड देन फिर पाकिस्तान इस चीज़ को भी महसूस करता है कि देयर इज़ अ कोल्ड वॉर विच इज़ इन द मेकिंग एंड 2 बिगर कंट्रीज आर ऑन पाकिस्तान's border and we cannot stay away from this changing global landscape। हम कहाँ पे जाएंगे उससे, हमने कैसे चीज़ों को अपने हाथ से रखना है। सो मुझे लगता है कि ये वो चीज़ है, ये वो फैक्टर है जिसके ऊपर काम करना चाहिए। अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के लिए बड़ी, हम $600 मिलियन की तो सरप्लस में, ट्रेड सरप्लस में, बांग्लादेश ट्रेड डेफिसिट में है ना, तो हमें और बिजनेस मिलेगा। द मोर बांग्लादेश मूव्स अवे फ्रॉम इंडिया देयर इज़ अ मोर अपॉर्चुनिटी, बट स्टॉप लुकिंग बांग्लादेश फ्रॉम अ रिलीजियस लेंस and start looking Bangladesh from an independent country's lens। आप ये जो मजहबी जो लेंस है ना इससे छोड़ दें, लेकिन गो के बांग्लादेश के अंदर देर इज़ अ साइजेबल बड़ी एक रिलीजियस कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो लिंकेजेस तो बढ़ेंगे, वो बनेंगे, वो होगा, यू कैन नॉट मूव आउट ऑफ दैट। वो चीज़ें आपके सामने चलेंगी, वो चीज़ें आपके सामने चलेंगी, वो होना ही होना है, वो नहीं ख़त्म होने जा रहा, वो मुझे उस चीज़ का अंदाज़ा मौजूद है। बट एट द सेम टाइम देयर इज़ ए क्वेश्चन कि हमें उनको, अभी मैं डेली स्टार जो बांग्लादेश की इम्पॉर्टेंट अखबार है, उनके जो एडिटर हैं वो कुछ 2 माह पहले पाकिस्तान आए थे, एंड आई हैड द ऑनर टू होस्ट हिम फॉर एट अ डिनर एट माई रेजिडेंस। कुछ दोस्तों को बुलाया हुआ था, तो बड़ी अच्छी हमारी कन्वर्सेशंस हुई और उन्होंने बड़ी क्लैरिटी से बातें की। मुझे बड़ा मज़ा आया उनसे बात करके, और उन्होंने ये जो बातें कर रहे हैं वो कि यार हमें एक इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री देखें, स्टॉप लुकिंग अस फ्रॉम दिस लैंड। सिमिलरली उनकी इंडिया से भी बहुत सारी डिमांड्स हैं कि हमें ये जिस अंदाज से आप डील कर रहे हैं इस अंदाज से डील ना करें, पाकिस्तान भी इस अंदाज से डील ना करें। सो और इंडिया के बांग्लादेश के अंदर ये डिस्कशन हो रही है ना, बांग्लादेश के अंदर ये डिस्कशन हो रही है कि ये ना हो कि भाई हम एक बैटल ग्राउंड बन जाए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान का कॉम्पिटिशन वहाँ पर ना शुरू हो जाए, तो हमें अपने इंटरेस्ट को वहाँ पे भी टेक केयर करना है। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इतना बांग्लादेश से डरा हुआ है इस सेंस में कि हमारे तो ताल्लुकात रहे नहीं कभी, तो हम तो चाहते हैं उन ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, और उन ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए हमें वी शुड डू एवरीथिंग विच इज़ इन आवर इंटरेस्ट। हर चीज़ वो करनी चाहिए जो हमारे इंटरेस्ट में है, एंड आई एम श्योर द गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ दैट एंड थिंग्स विल बी गुड। लेट्स सी आमना बलोच साहबा से वो क्या डिमांड करते हैं, $4.5 बिलियन मांग लेते हैं, या वो आमना बलोच साहबा से माफ़ी मंगवाते हैं, क्या करते हैं, हुकूमत की पाकिस्तान की क्या अप्रोच होगी। और सुनने में आ रहा है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर 27-28 अप्रैल को बांग्लादेश जा रहे हैं। लेट्स सी आमना बलोच के विज़िट के बाद इतना काबिल इस तरह का विज़िट होता है कि फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जा सकते हैं या कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।